इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों नेता ईरान से हारने के बाद इतनी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ईरान को दबाया कैसे जाए। इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अजीब व गरीब फैसले ये लोग ईरान के खिलाफ ले रहे हैं, लेकिन ईरान है कि इनसे डरने का नाम नहीं ले रहा है। इनके हर एक फैसले को इन्हीं के अपने लोग गलत फैसला बता रहे हैं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हर एक फैसले का विरोध हो रहा है, तो इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के हर एक कदम की आलोचना की जा रही है। फिलहाल सबसे पहले बात हम डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं, उसके बाद नेतन्याहू की बात करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां देता है। जब से जंग शुरू हुई है, एक नहीं सैकड़ों धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दे चुका है, लेकिन ट्रंप की धमकियों का असर ईरान के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। एक बार फिर से इसने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह बहुत बड़ा फैसला सिर्फ आपको दुनिया भर की मीडिया पर दिखाई देगा। ईरान के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने जा रहा है, उसकी ज्यादातर चर्चा हमारे देश की गोदी मीडिया पर और दुनिया भर की मीडिया पर हो रही है, लेकिन ईरान के सामने ट्रंप की यह धमकी भी काम नहीं आएगी। बस मीडिया इसकी बातों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता रहता है। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का समझौता अभी भी नहीं हुआ है। इसने एक पोस्ट करते हुए कहा कि देखिए, मैंने ईरान को बहुत ज्यादा चांस दिया। ईरान को जितना बड़ा मौका डील करने का मैंने दिया है, दुनिया में किसी ने इतना बड़ा मौका नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और वो इस मौके को लेने में फेल हो गए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डील कर रहा था, जिसमें इसने कहा था कि हम नाकेबंदी हटा देंगे, आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उसको हटा देंगे, बस आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। ईरान ने इनकी बातें नहीं मानी। ईरान ने कहा कि हमारी जो शर्तें हैं पहले आप उनको पूरा करो, उसके बाद ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने मौका दिया डील करने का, लेकिन ईरान ने मौके को फेल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि ईरान के ऊपर हम ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे कि दुनिया में आज तक किसी ने भी ऐसी कार्रवाई ना तो किसी देश के ऊपर की होगी और ना ही किसी देश ने इस तरह की कार्रवाई देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को, दुनिया भर की संस्थाओं को भी धमकी दी कि अगर कोई भी देश, कोई भी संस्था ईरान की मदद करती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बैंक शामिल हैं, कंपनियां शामिल हैं, एयरपोर्ट और बहुत सारी सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। अगर कोई भी ईरान की किसी भी तरह से मदद करेगा तो उसके ऊपर अमेरिका कार्रवाई करेगा। मतलब ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने की इसकी ये कोशिश है, ताकि ईरान का किसी से भी कोई व्यापार चल रहा है, किसी बैंक से ईरान लोन ले रहा है, किसी की एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ अमेरिका बंद करवाना चाहता है। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर ये जो कार्रवाई करने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में इस कार्रवाई को इकोनॉमिक डी-डे बताया। आसान भाषा में कहूं तो अमेरिका ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव डालना चाहता है ताकि ईरान दब जाए और हमारे सामने सरेंडर कर दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों का ईरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो चाइना जैसे देश हैं, उसके ऊपर भी ट्रंप की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान को दे चुका है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, तब चाइना ने पलटकर जवाब दिया था कि ट्रंप का कोई भी प्रतिबंध चाइना के ऊपर लागू नहीं होता है और चाइना से ही ईरान ज्यादा लेन देन करता है। और भी देश हैं, हमारे देश से भी व्यापार करता है ईरान। बहुत सारे देश इसकी बातों को नहीं मानेंगे। हाँ, इसके जो बिल्कुल करीबी हैं, जो इससे डरते हैं, वो देश शायद मान जाएं, जैसे अरबी देश, लेकिन ज्यादातर देश इसकी बातों में नहीं आएंगे। इसके दिमाग पर हार का ऐसा असर पड़ा है कि लगातार ये उल्टी सीधी बातें बड़बड़ा रहा है। दुनिया इसकी बातों को अब सीरियस नहीं ले रही है। इसने एक बार फिर से कहा कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है, उनकी मिलिट्री फैक्ट्रीज अब मलबा बन चुकी हैं, उनकी करेंसी बेकार हो चुकी है और उनका देश एक धागे से लटका हुआ है। पिछले 4 महीनों से जो ये पागलपन भरी बातें बोल रहा था, वही बातें आज भी इसने बोली हैं और इनकी इन बातों को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान की ताकत अब पूरी दुनिया देख चुकी है। ईरान ने जिस तरह से इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया है, ये उसी की बौखलाहट है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि उसी बौखलाहट में ये इस तरह की बातें कर रहा है। ईरान आज भी इनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका होता तो शायद अब तक तो इन्होंने कब्जा कर लिया होता ईरान पर, लेकिन ईरान आज भी डटकर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का ईरान के नेता लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ ये जो तथाकथित इकोनॉमिक डी-डे मना रहे हैं, ये सिर्फ अमेरिका के नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए है। दरअसल अमेरिका के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
कर्ज का ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है। उन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये ईरान के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ईरान के जनरल मोहम्मद रजा नकवी कहते हैं कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बहुत ही कमजोर सोच वाले और बचकाने हैं। उनके पास कोई दूर की सोच नहीं है। जब वो कुछ कहते हैं तो वो ये भी नहीं सोचते कि 24 घंटे के बाद क्या होगा। उनकी सारी बातों का कोई आधार या तालमेल नहीं होता। मुझे उन पर भरोसा करने के बजाय किसी टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा करना पसंद है। उनकी बातों को बहुत गंभीरता से ना लें। हर कोई इनकी मजाक उड़ा रहा है। ईरान के नेता अब इनकी बातों को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। ईरान के नेता ही क्या बल्कि दुनिया भर के नेताओं ने भी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति की बातों को सीरियस लेना बंद कर दिया है। अमेरिका का एक दौर था, लोग डरते थे। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के खिलाफ बोल देता था तो दुनिया में बहुत बड़ी बात उसकी मानी जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से भत पिटवा दी है। कोई भी इसकी बातों को सीरियस ले ही नहीं रहा है। यहां पर मुझे कुरान की वो आयत याद आती है, व तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सब कुछ होने के बाद भी एक इंसान दुनिया में ही मजाक का पात्र बन चुका है। दुनिया भर में मजाक उड़ाई जा रही है अपने आप को सुपर पावर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की। अब नेतन्याहू की बात कर लेते हैं। यह भी बहुत उड़ता था, अपने आप को बहुत ताकतवर मिडिल ईस्ट में नेता समझता था। लेकिन इसकी भी औकात ऐसी हो चुकी है कि कुर्सी बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। सीरिया के ऊपर इसने हमला किया। इसने कहा कि सीरिया के बेस पर तुर्की के सैनिक तैनात थे, इसलिए हमने वहां पर हमला किया। इसके इस हमले की अमेरिका ने भी निंदा की कि इस तरह से सीरिया के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए। एहुद बराक इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी इसके इस हमले को बहुत बड़ा बेवकूफी वाला हमला बताया और इसने कहा कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है। इजराइल के लोगों को सुरक्षा के नाम पर डराकर इस तरह से इसने सीरिया के ऊपर हमला किया है ताकि इसका फायदा इसको चुनाव में हो सके। यही बात तो मैंने आपसे कल कही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए एक जंग चाहता है। यही बात इसके नेता भी अब कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहूदी लोगों को डर दिखाकर सुरक्षा के नाम पर मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है। तुर्की के सैनिक वहां पर मौजूद नहीं थे, साफ कर दिया है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यहां पर आए थे तुर्की के सैनिक सिर्फ ट्रेनिंग देने, हमारे सैनिकों को कुछ चीजें समझाने, लेकिन अब वहां पर सैनिक तैनात नहीं थे। साथ ही साथ इस एहुद बराक ने कहा कि तुर्की से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुर्की ईरान की तरह नहीं है। ईरान हमारे साथ जंग कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। तुर्की नाटो का मेंबर है, तुर्की परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, इसलिए हमें तुर्की से कोई खतरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह से हमले कर रहा है। ये पूरी तरह से पागलपन है, बेवकूफी भरा है। इस तरह की चीजें इसके देश के लोग ही इससे कहना शुरू कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की हालत बद से बदतर हो चुकी है और यही हाल रहा तो ना तो आगे अब ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठ पाएगा और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएगा। इज्जत और जिल्लत दुनिया में ही इनके हिस्से में आएगी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू तुर्की से चिढ़ क्यों रहा है? खबरें ऐसी आ रही है कि तुर्की ने सीरिया के बॉर्डर पर, सीरिया के अंदर कुछ ऐसे रडार सिस्टम लगा रखे हैं कि वो रडार सिस्टम इजराइल के लड़ाकू विमानों को भी ट्रैक करके मार सकते हैं। सीरिया के बॉर्डर पर लगे हुए हैं और सीरिया का बॉर्डर ईरान के करीब भी है और जॉर्डन के करीब भी है। तो जॉर्डन तक तुर्की ने कुछ रडार सिस्टम लगा रखे हैं। इजराइल का ऐसा मानना है कि अगर हमारे लड़ाकू विमान इस एरिया में जाते हैं तो ना सिर्फ सीरिया के एयर स्पेस में तुर्की के रडार सिस्टम हमारे लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर पाएंगे, बल्कि अगर हमारे लड़ाकू विमान ईरान के एयर स्पेस में भी जाते हैं तब भी तुर्की के रडार सिस्टम हमारे विमानों को ट्रैक कर लेंगे। हमारे लड़ाकू विमानों को तुर्की का रडार सिस्टम ट्रैक करने के बाद हमला भी कर सकते हैं। इसी बात का डर बेंजामिन नेतन्याहू को सता रहा है और इसी वजह से सीरिया के अंदर तुर्की की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर ईरान से पंगा लेकर ये लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। शायद नेतन्याहू को भी अब ऐसा लगता होगा कि ईरान से गलत पंगा ले लिया। गाजा तक ही ठीक थे, हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करके ही ठीक थे। हम गाजा पर हमले करके लोगों को मार देते थे, दुनिया में दहशत तो थी। गोदी मीडिया और अंधभक्त इसकी तारीफ तो करते थे कि काफी ताकतवर नेता है, आतंकवादियों को कुचल रहा है। हमारा देश का गोदी मीडिया भी कहता था कि आतंकवाद को कुचल रहा है। लेकिन जब सामना ईरान जैसे देश से हुआ है तब हालत बदली हो चुकी है। गाजा में ज्यादातर बेगुनाह लोगों को ही मारा है। ये कट्टरपंथी नेता बेन गबीर इसका स्टेटमेंट आता है कि हर रात में हमें गाजा के तकरीबन 30 से 40 लोगों को मार देना चाहिए और इसको जारी रखना चाहिए। क्या सोच है इन लोगों की? इज्जत जिल्लत सब उसके हाथ में है। इंसानियत के साथ गलत करने वाला चाहे फिर कोई भी हो, इसी दुनिया में उसका बहुत बुरा हश्र हुआ है और आगे भी
बुराई हश्र होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।